नमस्कार दोस्तों भारत देश आजकल कहाँ से चल रहा है। भारत देश आजकल पटना से चल रहा है। पटना के गांधी मैदान के ठीक बगल में एक होटल है। उस होटल का नाम है मौर्य होटल, क्योंकि उसी होटल के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं। वो इसलिए ठहरे हुए हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव के प्रचार की आज आखिरी दिन फेज़ 2 की वोटिंग के लिए प्रचार भी समाप्त हो गया है। और बिहार का यह चुनाव दिल्ली की सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह आप सभी को जानकारी है, आपको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर दिल्ली के नौकरशाहों की भी आवाजाही लगातार जारी है। कांग्रेस के नेता तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि उस होटल के अंदर जो भी सीसीटीवी है उन्हें कागज से ढक दिया गया है और जिस फ्लोर पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं उस फ्लोर पर भी के सीसीटीवी कैमरे को रुमाल से ढक दिया गया है, क्योंकि लोगों की आवाजाही भविष्य में कोई सीसीटीवी खंगाल कर देखना चाहे तो दिखाई ना दे। ऐसा क्या है बिहार के चुनाव और वह भी मौर्य होटल और वह भी गृह मंत्री का डेरा, वहाँ पर लगातार डाले रहना। और इन सब के बीच पूरे बिहार में जब पहले चरण के वोटिंग में पूरे देश को चौंका दिया, खास तौर से बीजेपी को भी चौंका दिया, तो अब दूसरे चरण से पहले वह चौंकेगी या फिर चेत जाएगी। और यह चेतने की प्रक्रिया है जिसके भीतर एक ऑपरेशन भी चल रहा है। यह ऑपरेशन आप कह सकते हैं दूसरे चरण को लेकर बीजेपी को अपनी सीटें बचाना है, अपने गठबंधन को बचाना है, अन्यथा सब डूब जाएगा। क्योंकि दूसरा ही तो चरण है जिसमें जाति समीकरण अगर सध गए, मुस्लिम यादव समीकरण यानी MY समीकरण अगर सध गया और हिंदू मुस्लिम के बीच वोट नहीं बटा और इन सब के बीच MIM और जन स्वराज की अगर अपनी अपनी दृष्टि से चल निकली तो फिर क्या होगा। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें नीतीश कुमार ने तो अपने तौर पर अपनी पार्टी और अपने वोटरों के लिए घेराबंदी तो रुपए 1 से 100 यानी कि 10,000 महिला को देकर बना ली, लेकिन बीजेपी के हाथ में क्या है और बीजेपी की कमान इस वक्त अमित शाह के हाथ में है। अमित शाह जानते हैं कि जो प्रभाव बिहार चुनाव का पड़ेगा उसमें सब कुछ उन्हीं के कंधों पर आने वाला है, क्योंकि समूची बिसात अमित शाह ने बिछाई है। राजनीतिक तौर पर किस राजनीतिक दल को कहाँ खड़ा करना है और किसे कहाँ बैठाना है, किससे कौन सा समझौता करना है, सब कुछ तो अमित शाह के इशारे पर हुआ है। कम से कम NDA के भीतर तो जरूर, और विपक्ष एक चेतावनी भी रेंगती रही, आने दीजिए इस बार फिर जीत कर जाएंगे। लेकिन दूसरा चरण वाकई इतना महत्वपूर्ण है, रातों रात खबर मिलती है कि स्थिति मुश्किल में है और इस दौर में जिन जगहों पर 122 सीटों पर वोटिंग पड़ने हैं वहां पर आधे से ज़्यादा जीत पिछली बार NDA को मिली थी और उसमें लगभग 70% जीत बीजेपी को मिली थी। और इस बार अगर वही चीज़ें डगमगा गई तो फिर क्या होगा। शायद इसलिए बीजेपी अपनी रणनीति या कहीं अमित शाह की रणनीति बीजेपी के लिए जो बन रही है वो सीमांचल का इलाका हो या चंपारण का इलाका हो, भागलपुर और बांका का इलाका हो, भागलपुर के भीतर फिरपेती का इलाका संकट से घेराया हुआ है। और इस गहराते हुए संकट का मतलब क्या है जिसको जरा शुरू में ही जान लीजिए। गांधी ने इस देश के भीतर अंग्रेजों के खिलाफ जिस जगह से आंदोलन और किसानों को संगठित करके किसान मजदूरों का बिगुल फूंका था वो चंपारण की जमीन थी। और उस चंपारण की जमीन पर 21 सीटें पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, यहाँ पर पिछली बार NDA ने 21 में से 17 सीटें जीती थी। इस बार इन 17 में से कम 6 सीटों का संकट गहराया गया है। बीजेपी क्या करे, शाह क्या करे। उसके बाद दूसरी परिस्थिति सीतामढ़ी और सुपौल और साथ में अररिया की है। इन 3 जगहों पर कुल मिला के 19 सीटें हैं। पिछली बार NDA यहाँ पर 15 सीटें जीती थी। इन 15 में से 5 सीटों का संकट गहरा गया है। बीजेपी क्या करे, शाह क्या करे। तीसरी परिस्थिति पूर्णिया और कटिहार की है। यहाँ की 14 सीटों में से 8 सीटों पर पिछली बार जीत मिली थी। 2 सीटों के समीकरण डगमगा गए हैं। बीजेपी क्या करे, शाह क्या करे। और चौथा संकट भागलपुर और बांका और जमुई का है, जहाँ की 16 में से 12 सीटें पिछली बार NDA ने जीती थी। इस बार उसमें से 6 सीटों का संकट गहरा रहा है। बीजेपी क्या करे, कैसे करे। और यह ऑपरेशन चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो रहा है। उस ऑपरेशन के बाद गांव-गांव और पंचायत स्तर पे
नहीं, बूथ स्तर पे नहीं, यह गांव और पंचायत का किस्सा है जिसके आश्रय बीजेपी को आने वाले अगले 36 घंटों में दोबारा समेटने हैं, लौटाने हैं। क्योंकि अगर सीमांचल के इलाके में मुस्लिम बहुल तादाद जो वहाँ मौजूद है उसने अगर एआईएमआईएम को नकार दिया, जो पिछली बार सीमांचल में 5 सीटें जीत गई थी, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जिन 11 सीटों पर बिहार में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की मौजूदगी है, उन 11 के 11 सीटों पर जीत महागठबंधन को मिल जाएगी। पिछली बार 6 सीटें महागठबंधन जीती थी महागठबंधन ने, और 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी। हालांकि बीजेपी या एनडीए वहां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन एक शोक ऑब्जर्वर के तौर पर एआईएमआईएम की मौजूदगी तो थी। लेकिन इस बार वहां के वोटर यानी कि मुस्लिम वोटर यह कहने से हिचक नहीं रहे हैं कि ऐसे में बंटना क्यों नहीं है, क्योंकि ओवैसी का भाषण जो है वो सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम दो धाराओं के बीच में चुनाव को लेकर खड़ा कर देता है। बीजेपी की यह अनुकूल स्थिति हो जाती है, इसलिए बिहार के भीतर जो लगभग 50 से कुछ ज़्यादा 53 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर प्रभावी है, वहां पर 53 में से 36 सीटें पिछली बार एनडीए जीत गई थी। इस बार क्या होगा? उन 36 में से लगभग 18 सीटों का एनडीए के सामने संकट है। तो यह तो बड़ा व्यापक संकट है। और फिर क्या यह ऑपरेशन जो है, उस ऑपरेशन के जरिए वोटरों को अपने अनुकूल बनाया जा सकेगा? क्योंकि एक तरफ जब आप सीतामढ़ी का जिक्र करते हैं तो वहां सीता मंदिर का जिक्र अमित शाह कल कर रहे थे। आज वो जानते हैं कि दरअसल इस यानी दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों में जो खास तौर से मुस्लिम बहुल सीट है, 11 सीटें हैं। वो 11 सीटें कौन सी है? बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचा धामन, बायसी, कस्बा, कदमा, बलरामपुर, अररिया, जोकीहाट और आमोर। इसमें से जिन 5 सीटों पर जीत मिली थी पिछली बार एआईएमआईएम को, उन सीटों पर इस बार महागठबंधन का पलड़ा बहुत भारी है। पिछली बार एआईएमआईएम को ये सीटें मिली थी 5, लेकिन इस बार महागठबंधन का पलड़ा इन सीटों पर भारी है। लेकिन बात इससे साफ होती नहीं है, समझना यह जरूरी है, क्योंकि इन सब के बीच इन सभी सीटों पर एआईएमआईएम ने 11 मुस्लिमों को उतार दिया। सिर्फ एक जोकीहाट पर अपने तौर पर है, जहां पिछली बार एआईएमआईएम जीती थी, उसके उम्मीदवार निकलकर आरजेडी में शामिल होकर उन्हें कैंडिडेट के तौर पर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन उससे हटकर अगर आप दूसरी परिस्थिति को परखेंगे तो पिछली बार एआईएमआईएम की जो परिस्थिति थी, इस बार जन स्वराज है। जन स्वराज ने सीमांचल के हर सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, और जन स्वराज ने इस बार बिहार में सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। उनकी संख्या है 29। यहाँ तक कि एआईएमआईएम जो 29 सीटों पर लड़ रही है, उसने भी 3 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया, यानी मैक्सिमम जन स्वराज ने 29 उम्मीदवार मुसलमानों को उतारा है। आरजेडी ने 19 यानी 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवार को उतारा है। सीपीआईएमएल ने 2 को उतारा है। यानी महागठबंधन ने कुल 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट मुस्लिम टिकट पर नहीं उतारा है। कहा कि वोट ही नहीं देते हैं तो क्यों टिकट दे, यानी उनके तरफ से बात साफ हो गई है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते तो हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड जो पिछली बार जितनी भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारी थी, कोई जीत नहीं पाया था, तो इस बार उसने सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। चिराग पासवान की पार्टी ने भी 1 मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया, यानी 5 एनडीए के 7 उम्मीदवार मैदान में हैं जो मुस्लिम है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो शुरू होता है, यहाँ पर चीज़ें बहुत डगमगाई हुई है। कैसे? उसने किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी सीमांचल, इन तमाम जगहों पर इस बार जो वोटिंग होनी है, जो 43 सीटें हैं, उन जगहों पर बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा जीत इसलिए मिली क्योंकि पिछली बार हिंदू और मुस्लिम वाली बात चल गई थी। और इसलिए अब आप एक एक चीज़ को परखेंगे। किशनगंज जैसी जगह पर जहाँ पर
4 सीट है, वहां 68% मुस्लिम है। पिछली बार आरजेडी 1 सीट जीत पाई, कांग्रेस 1 सीट जीत पाई, एआईएमआईएम 2 सीट जीत पाई, लेकिन अररिया में 40% से ज्यादा मुसलमान है। वहां भी 6 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जीत गई, 2 सीट जदयू जीत गई। तो सीतामढ़ी का जो इलाका है वहां 20% से ज्यादा मुस्लिम है, वहां पर 8 सीटें, वहां पर बीजेपी 4 सीट जीत गई थी, जनता दल यूनाइटेड 2 सीट जीत गई थी। इसी तर्ज पर कटिहार में 63% मुस्लिम वोटर है और बीजेपी यहां पर 3 सीट जीत गई थी। और कमोबेश यही हालात पूर्णिया और चंपारण में भी पिछली बार हुए थे। इस बार अगर यह स्थिति नहीं बन रही है तो फिर बीजेपी का क्या होगा? ऑपरेशन तो शुरू हो चुका है, इस ऑपरेशन का मतलब क्या हो? उससे पहले हमें लगता है कि आज चुनाव प्रचार से पहले जो आखिरी दौर में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण चल रहे थे उनमें 3 बातों का जिक्र था। पहला जिक्र था घुसपैठ का, दूसरा जिक्र आतंकवाद का, तीसरा जिक्र था उनका मुस्लिम टेररिज्म का और तीसरा जिक्र था पाकिस्तान का। और इसके आश्रय कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो पाए हिंदू मुस्लिम की परिस्थिति के बीच यह लकीर खींचने की कोशिश खुलकर हुई। धर्म पूछ कर मारा, 22 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया कर दिया, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आज के आखिरी भाषण में कहा। आप कह सकते हैं बीजेपी अपने कोर इशू को जानती है और अपने कोर वोटर की भावनाओं को भी समझती है, इसलिए वह जो भी लकीर राजनीतिक तौर पर खींचती है उसको आप या तो कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है या फिर सांप्रदायिक के आश्रय परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना चाहती है। फिर जब देश के गृह मंत्री इस तर्ज पर भाषण दे रहे हैं तो अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई बिहार के भीतर संकट बीजेपी के लिए गहरा चुका है? प्रधानमंत्री अगर आप ध्यान दें तो इस बार चुनाव प्रचार से बहुत करीब का हिस्सा उन्होंने बनाया नहीं। वह चाहते तो आज भी चुनाव प्रचार कर सकते थे, लेकिन आज वह उत्तराखंड की 25 साल पूरे होने के जश्न को मना रहे हैं और भाषण वहां दे रहे थे। अगला सवाल यह है कि एक तरफ सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण, दूसरी तरफ जातीय समीकरणों का आश्रय। तो क्या जातीय समीकरण की डोर भी इस वक्त हाथ से एनडीए के निकल गई है? क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस राजनीति को साधा है और जिस राजनीति के आश्रय तेजस्वी अपनी पहचान और पकड़ इस चुनाव में बना रहे हैं, दोनों में एक बहुत ही व्यापक अंतर है। व्यापक अंतर का मतलब बहुत साफ है, दोनों अपने वोट बैंक को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और आने वाले वक्त में किस राजनीति का विस्तार करते हुए वोट चाहिए। दोनों के 2 अलग अलग रास्ते हैं। पहले तेजस्वी यादव के रास्ते को जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जातीय समीकरण के आश्रय वो जानते हैं एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम और यादवों के सामने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है, क्योंकि वह सत्ता में आ रही है। यह मैसेज पहले चरण के बाद से बड़ा हो गया और रैली दर रैली जितनी बड़ी भीड़ तादाद में तेजस्वी यादव के जुड़ रही है, वैसी स्थिति इससे पहले तेजस्वी यादव के लिए कभी नहीं थी। कभी नहीं का मतलब यह भी है, भीड़ तो रहती थी, लेकिन हर घर से अगर सरकारी नौकरी की मौजूदगी है तो एक झटके में जाति समीकरण टूटे और हर किसी को नौकरी चाहिए, वो चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो। तो माइनॉरिटी वोट बैंक पहले निकल गया। इसके बाद सवाल दलित और पिछड़े का आया, अति पिछड़े का आया। वहां पर भी परिस्थिति नौकरी की तलाश में आगे बढ़ गई और हर घर की नौकरी यानी कि हर घर में एक नौकरी दी जाएगी, वो भी सरकारी। जब यह नारा कमोवेश हर रैली में तेजस्वी यादव लगा रहे हैं तो एक क्षण के लिए जरा सोचिए कि जातीय समीकरण के आश्रय बिहार चलेगा। यह कम से कम जब उम्मीदवारों को खड़ा किया जा रहा था उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा कि नौकरी का मसला इतना बड़ा हो जाएगा। और शायद इसलिए कि जिन 122 सीटों पर 11 तारीख को वोटिंग होनी है उसमें से 32 सीटें ऐसी है जहां सीधे सीधे वो एनडीए का उम्मीदवार हो या महागठबंधन का उम्मीदवार हो, दोनों एक ही जाति का है। मसलन यादव, नरपतगंज, बेलहर, बेलागंज, नवादा, चारों जगहों पर यादव आमने सामने, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन का। यानी 32 सीटें ऐसी पर है, ऐसी यानी कि 32 सीटें ऐसी है जहां पर जातियां बटेगी या जातियां एक साथ खड़ी रहेगी। तो यही वह सवाल है जो इस वक्त एनडीए के भीतर हड़कंप मचाए हुए हैं,
क्योंकि जिन 32 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें कमोबेश 18 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी। इस बार वहां पर अगर जाति के हिसाब से वोट नहीं बटे और जातीय समीकरण अगर नौकरी के आसरे टूट गए तब क्या होगा? शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है जो पहली बार खुल के सामने आ रही है। इस परिस्थिति में हमें भागलपुर का जिक्र जरूर करना चाहिए। भागलपुर की 7 में से 5 सीटों पर पिछली बार एनडीए जीत गई, 2 सीट महागठबंधन के पास आई, लेकिन इस बार 3 सीटें जो बीजेपी जीती थी पिछली बार, उन तीनों पर उसके सामने बहुत गहरा संकट है। वह कैलगांव है, वह परिपेती है, वह वीरपुर है। तेजस्वी यादव अपने भाषण में चुनाव के आखिरी दिन कह रहे हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, पूरे बिहार की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी जनता मुझे वोट करेगी, किसानों का जाल बिछे, अच्छा अस्पताल बने, अच्छा स्कूल कॉलेज बने और सबको नौकरी मिले। तो कॉन्फिडेंस तो झलक रहा है और कॉन्फिडेंस झलकने के पीछे बिहार की जो अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, पहली बार इस चुनाव में उन परिस्थितियों की साख दांव पर है। मेरे प्यारे साथियों, आज प्रशांत किशोर क्या बोले? प्रशांत किशोर बोले कि 14 तारीख को जब बिहार की नई व्यवस्था बनेगी, 14 के बाद किसी भी युवा को 12,000 के रोजगार के लिए अपना गांव, परिवार, बिहार, मधुबनी छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा। इसमें दो मत नहीं है कि इस बार वोटिंग में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, प्रवासी मजदूरों की भागीदारी सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से उभरकर सामने आ रही है। यानी महिलाओं की मौजूदगी नीतीश कुमार को जिताती है और दूसरी तरफ युवा, बेरोजगार मजदूर, प्रवासी मजदूर, इनकी मौजूदगी अगर यह संयुक्त रूप से वोट बैंक में तब्दील हो चुकी है तो अब लड़ाई दो लोगों के बीच है, एक तरफ तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह मैसेज सत्ता में आने का दे रहे हैं और प्रशांत किशोर बिहार बदल जाएगा यह संदेश दे रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि एनडीए सीधे सीधे बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है, आने वाले वक्त में बीजेपी को राजनीतिक रणनीति से जुड़ा हुआ है। पहली परिस्थिति, दूसरे चरण की वोटिंग अगर 3% भी शिफ्ट होती है, यानी 3% से वोट इधर उधर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि करीब 34 सीटें एक झटके में महागठबंधन के पास चली जाएगी और एनडीए की 34 सीटें कम हो जाएगी, यानी सिर्फ 30%, यानी कि 3% वोट बैंक का खेल सत्ता पलट सकता है। दूसरा सवाल, अगर ये वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है और अभी भी अलग अलग ग्रुप अपने अपने हितों में उलझे हुए हैं, तो 3 नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला नाम चिराग पासवान, दूसरा नाम जीतन राम मांझी, तीसरा नाम उपेंद्र कुशवाहा। लेफ्ट कहां पर है? और यह सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि बिहार के भीतर 2 स्थानीय और 2 राष्ट्रीय प्लेयर हैं। कांग्रेस और बीजेपी ये राष्ट्रीय प्लेयर हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी ये दोनों क्या है? क्षेत्रीय प्लेयर हैं। साथ में प्रशांत किशोर जो अब तक एक चुनावी स्ट्रेटेजिक के तौर पर थे, वो अब बिहार के अंदर एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर जन स्वराज नाम से अपनी नई पार्टी खड़ा की है। जनता दल लड़ाई आखिर में 4 दृष्टियों के हिसाब से, जनता दल की लड़ाई आखिर के 4 दृष्टियों के हिसाब से चल पड़ी है, जिसमें तेजस्वी और राहुल साथ हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच तालमेल बिखर गया है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे यह बाद में तय होगा और पहले होगा अब की बार नीतीश सरकार या एनडीए सरकार। इन नारों ने बिहार में बीजेपी के लिए बड़ा ही नेगेटिव मैसेज दिया है और इसकी कर्म कुंडली सबसे पहले किसने बनाई? अमित शाह ने। तीसरा सवाल उस आखिरी दौर की रणनीति और ऑपरेशन का है जो बीजेपी अपने तौर पर करती रही है। चुनाव के बाद खरीद फरोख्त, दल बदल सबको पता है, लेकिन अगर इस बार चुनाव से पहले ही पहला चरण चौंका जाए, दूसरा चरण अपने अनुकूल किया जाए, तो यह ऑपरेशन गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक जमीन, क्रेडिबिलिटी और उनके मोदी के बाद दूसरे नंबर वाले दाव पर टिका हुआ है।
उसके साथ ही बीजेपी के भीतर शक्ति संतुलन की लड़ाई भी अब बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग पर टिक चुकी है। और आखिरी बात, इस वक्त देश पटना से चल रहा है। पटना के गांधी मैदान, मौर्या होटल और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, नौकरशाही की आवाजाही, चुनावी परिणामों पर नजर, मशक्कत करती मशीनरी, यह सब बताती है कि फिलहाल इस देश की राजनीति राजधानी दिल्ली से नहीं बल्कि पटना का गांधी मैदान से सटा मौर्या होटल इसका केंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथियों। पूरे दिन की न्यूज़ पर बहुत बड़ा विश्लेषण लेके आया हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।